नमस्कार। जी बिज़नेस और NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ का हमारा मकसद ये है कि आपसे रूबरू हुआ जाए, मतलब डायरेक्ट आपसे हमारा इंटरेक्शन हो। इस सीरीज़ का यही मकसद है। और देश के कई हिस्सों में हमने कमोडिटी की क्लास को लेकर हमने वहाँ पर पहल की है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और आज इस कड़ी में हम पहुँचे हैं नवी मुंबई की वाशी मंडी। और नवी मुंबई की वाशी मंडी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप समझिए कि मुंबई जैसे शहर में देश की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। और मुंबई के बीचों बीच बसी ये मंडी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप समझिए कि इस मुंबई की जो APMC वाशी मंडी है, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में, और इस मंडी की खासियत ये है कि किसी एक कमोडिटी की डोमिनेंसी यहाँ पर नहीं है। वेराइटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ यहाँ पर हैं। और यहाँ के लोगों को, मुंबई की इतनी बड़ी आबादी को, 2.5 करोड़ आबादी को और आसपास के इलाकों को, अगर आप समझिए अनाज की सप्लाई हो रही है, मसालों की सप्लाई हो रही है, पल्सेस की सप्लाई हो रही है, तो उस लिहाज से ये मंडी बहुत महत्वपूर्ण है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, उस लिहाज से भी इस मंडी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो उस जगह पर हम चर्चा करने पहुँचे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा कमोडिटी एक साथ ट्रेड हो रही है। लेकिन आज जो हमारा मकसद है यहाँ पर चर्चा करने का, जो ऑडियंस हमारे बीच में है, हमारा फोकस होगा मसालों को लेकर। क्योंकि मसाला, आप ये मान के चलिए कि जैसे भी कविता ने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि मसालों की जो हमारी खुशबू है, अगर हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम हुए तो उसके पीछे मसालों की एक बहुत बड़ी भागीदारी थी। और मसालों की खुशबू की वजह से ही अंग्रेज़ यहाँ पर आए। बहुत लंबी पुरानी कहानी है इसकी मसालों की। तो उस लिहाज से मसालों की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना पोटेंशियल है उसमें ट्रेड का। और हमारे यहाँ खास करके जो हमारा सबसे बड़ा एग्री का एक्सचेंज है NCDX, वहाँ पर आपके लिए किस तरह से मसालों का प्लेटफॉर्म तैयार है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये इंडस्ट्री आपके लिए कितनी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है। भास्कर भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर कि बहुत सारे लोग मतलब मसालों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं आपको इंडिया के कंजम्पशन मार्केट के लिहाज से पूछूं, इंडिया के डिमांड सप्लाई के लिहाज से पूछूं, तो आप जरा हमारी ऑडियंस को बताइए कि मसाला इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा अहमियत, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है। मसाला इज़ द मेन बिजनेस इन इंडिया। बाकी गेहूँ, ज्वार सब हो रहा है, लेकिन मसाला में जो उठापटक हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने इन्वॉल्व है, तो दिस द मेन बिजनेस ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट में इतना ही ज़बरदस्त डिमांड है पूरा वर्ल्ड में। आज से 50 साल पहले कोई जानता नहीं था मसाला क्या है फॉरेन पर। अभी एवरीबडी नोज़ कि उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तो एवरीबडी यूजिंग मसाला। अब कीर्ति भाई, आप जरा बताइए सर, जो कि क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट है, मतलब आप ये सोचिए कि अगर हम जीरा एक्सपोर्ट करना बंद कर दें या बाकी कोई मसालों की कमोडिटी हम एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, तो ग्लोबल मार्केट में कोहराम मच जाता है। पिछली बार शॉर्टेज थी तो इसका देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा, प्राइस के ऊपर आया। उस लिहाज से मतलब पूरी दुनिया को हम मसाला खिलाते हैं, उस लिहाज से इंडियन मार्केट का इम्पोर्टेंस आप क्या देख रहे हैं? मैं हल्दी की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में मेन सप्लायर इंडिया ही है। कई देशों में होती है लेकिन वो नॉमिनल या मिनिमल है। तो हल्दी नहीं हो तो ये तो मुश्किल कर देती है पूरे जगत में। मसालों के सिवाय मैं नहीं समझता हूँ इंडिया को कोई डोमिनेट कर सके। कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो अब जब ये बात हो रही है कि कोई डोमिनेट नहीं कर सकता उसको, तो अजय जी फिर आप बताइए कि अगर मान लीजिए कंट्रोल, पावर ऑफ कंट्रोल इंडिया के हाथ में है मसालों को लेकर के, तो क्या हम उस पोटेंशियल को ग्रैब कर पा रहे हैं? क्या हम उसका उतना फ़ायदा उठा पा रहे हैं जितना पोटेंशियल है? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं एक स्टोरी, जैसे आपने बताया कि अंग्रेज़ों को भी मसाले की खुशबू आई, तभी हम काश की खुशबू ना जाती। तो एक चीज़ मैं भी देख रहा था कि इंडिया में कोई गोल्ड की माइन नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम बोलते हैं इंडिया सोने की चिड़िया है। तो मैंने पास्ट में उठा के देखा तो मालूम पड़ा कि हम एक्सपोर्टर्स, आज नहीं, आज से 200 साल पहले भी, 300 साल पहले भी हम मसाले के एक्सपोर्ट बहुत सीवियरली, काफ़ी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते थे। और बाद में हमने देखा कि इंपोर्ट जो हुआ, हमारे गोल्ड इंपोर्ट काफ़ी हो रहा था। तो एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी कमोडिटीज़ है जिनकी जानकारी हमें है, लेकिन उसको कैसे वैल्यू ऐड करना है ये अब तक नहीं आता। बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली हम वैल्यू को अनलॉक कर रहे हैं। और उसी चीज़ का हम देख रहे हैं कि आज एग्री या फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में या स्पाइसेस में आज हम एक दबदबा रखते हैं ग्लोबल मार्केट में और एक्सपोर्ट पा रहे हैं। तो मुझे लगता है वैल्यू एडिशन धीरे धीरे अभी समझ में आने लग गया है, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी एक मार्केट में एक हायर साइड हम प्रिवेल करते हैं, प्रीमियम।
बिल्कुल ठीक बात है। अब सादरी जी आप बताइए कि आप तो दोनों मार्केट को देख रहे हैं, फ्यूचर मार्केट और फिज़िकल मार्केट। जो फिज़िकल मार्केट का हमारा साइज़ है, राइट, बहुत बड़ा मार्केट है फिज़िकल का, हमारा कंजम्पशन का मार्केट है, बहुत बड़ी मात्रा में हम प्रोड्यूस भी करते हैं। क्या फिज़िकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच प्रॉपर तालमेल है? मैं साइज़ वाइज पूछ रहा हूँ, जितना बड़ा साइज़ हमारा फिज़िकल मार्केट का है, क्या उस साइज़ को हम ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं थ्रू एक्सचेंज? सर जी नहीं, इसमें एक काफ़ी मिसबैलेंस हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। अगर आप इसको स्ट्रेट अवे कंपेयर करें तो धनिया तकरीबन 4-4.5 लाख टन का क्रॉप है। एक्सचेंज में उसका ओपन इंटरेस्ट अभी 25,000 है, मतलब विच इज़ नॉट इवन 5%। सेम अगर आप जीरा में देखें या टर्मरिक में भी देखें तो मोर देन 5% का हम उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देख पाते फिर भी हैं। लोग कहते हैं कि एक्सचेंज की वजह से दाम ऊपर नीचे जा रहे हैं। सर वो कैसा है ना कि व्हेन टू मेनी पीपल स्पीक लाइज, वो अपने आप बहुत बाकी की जनता उसको सच समझने लगती है। आप कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सर झूठ नहीं, चलो मिसकंसेप्शन समझ ले, गलत फहमी। हाँ, गलत फहमी। हाँ जी, है ना, ठीक है। बिकॉज बेसिकली वो एक बहुत छोटा उसका ये है। और अगर किसी को भी लगता है कि भाई ये प्राइस ओवर वैल्यूड है तो आप फ्यूचर शॉर्ट करिए और उसके ऊपर अपने एक्सचेंज की डिलीवरी दीजिए। एक्सचेंज के हर एक कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस है, वो फेयर एवरेज या एटलीस्ट 70% ऑफ द क्रॉप को कवर करते हैं। सेंटर्स जितने भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो सारे एक्सचेंज कवर करती है, या जो मेजर मार्केट्स हैं उसको कवर करती है। तो अगर कोई फाइनेंशियल प्लेयर हम जैसा अगर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है तो आई थिंक जो ग्रास रूट लेवल पे वो तो शुरुआत के पहले स्टेप से हमसे एक कदम आगे है, तो उनको आगे चढ़ के इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन उपाध्याय जी आप बताइए, आपका सबसे बड़ा एग्री का एक्सचेंज है ना, और उसमें ट्रेड हो रहा है। लेकिन अभी देखिए जैसे सादरी जी कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है कंपेयर टू फिजिकल मार्केट बहुत कम है। कह रहे हैं कि 5% 10% OI में काम हो रहा है, जबकि इतना बड़ा फिजिकल का मार्केट है। तो ऐसा क्यों है कि बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेशन नहीं है? कहाँ पर क्या लैक ऑफ नॉलेज है, या लोगों को ठीक से समझ नहीं है फ्यूचर एक्सचेंज का? मतलब आप ज़रा बताइए कि आपके एक्सचेंज पर पार्टिसिपेशन का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और लोगों को कैसे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आपका OI बढ़े। दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को जितनी ज़्यादा मात्रा में यूसेज होना चाहिए, जैसे सदरी जी ने बताया कि 5% धनिया में है, और हम बाकी भी कमोडिटीज़ ले तो ऑन एन एवरेज अगर हम एक्सचेंज पे देखें ओवरऑल प्रोडक्शन का अक्रॉस कमोडिटीज़ तो 5 से 7% का ही ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज पे आता है। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं जिनको ओवर पास्ट 20 ईयर्स अगर हम देखें एज एन एक्सचेंज हमारा ये प्रयास रहा है थ्रू अवेयरनेस, थ्रू एजुकेशन, कि हम लोगों को ये समझा पाए कि एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है ये एक सट्टे का प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि आप जब मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वायदे बाजार में काम करना ये अपने आप में एक स्पेकुलेशन है। बट हम ये लोगों को बोलना चाहेंगे, स्पेशली जो फिजिकल मार्केट से जुड़े हैं, उत्पादन से लेके ट्रेड से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक, जब वो एक्सचेंज पे आके अपने पोजीशन को हेज करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, तभी ये जो पार्टिसिपेशन का परसेंटेज है, जो ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज है, ये बढ़ेगा। तो मेरा सभी से ये बोलना है कि आप अपने पोजीशन का, आपका जो भी रिस्क होगा, चाहे वो आपका प्राइस रिस्क होगा या आपका इन्वेंट्री रिस्क होगा, उस रिस्क को कवर करने के लिए जब तक आप एक्सचेंज पे आके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो ओपन इंटरेस्ट, वो नहीं बढ़ेगा। सो आई थिंक फिजिकली जिसका भी एक्सपोजर है, दे हैव टू कम ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और इस मिथ को हम आपके चैनल द्वारा और जो भी हम एज एन एक्सचेंज के माध्यमों के द्वारा हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं कि एक्सचेंज सही है। और एक्सचेंज पे आके जब आप काम करते हो, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, आपको आपके फिजिकल प्राइस और फ्यूचर प्राइस का कंपैरिजन मिलता है। सो आई थिंक जब लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे सो डेफिनेटली अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि एक्सचेंज की वजह से मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, आपने कहा कि जैसे अभी सादरी जी ने भी कहा कि 5% 10% का OI होता है और 90% मार्केट आपका फिजिकल का है। फिर भी जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो एक्सचेंज को ब्लेम किया जाता है कि एक्सचेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे लोगों को इस मिसकॉन्सेप्शन को आप कैसे दूर करना चाहेंगे? सो एक्सचेंज का प्राइस वॉलिटिलिटी से कोई संबंध डायरेक्टली नहीं होता है। अगर आप देखोगे पिछले 20 सालों से जब से ये एक्सचेंज है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप ये देखोगे कि जो भी कमोडिटी के प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं, दैट इज टोटली ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स।
आपका एक्सपोर्ट डिमांड कितना है, आपका प्रोडक्शन कितना है, आपके पास कैरी ओवर स्टॉक कितना है, आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है, आपके मॉनसून आपके क्रॉप को कितना सपोर्ट कर रही है, आपका क्रॉप का चॉइस क्या फार्मर उसको सेलेक्ट कर रहा है. सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन होती है और जो बायर एंड सेलर होते हैं वो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. और अगर आप फ्यूचर के प्राइस के डायरेक्शन को लेके अगर बात करोगे तो दिस इज टोटली ड्रिवन बाय द स्पॉट प्राइस ऑफ द मार्केट. सो फ्यूचर हमेशा स्पॉट से ही ड्राइव होता है. और ये जो मिथ है इसको मैं यहाँ पे आपके माध्यम और आईपीएफटी के माध्यम के द्वारा दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि ये खारिज किया जाए इस चीज़ को कि स्पॉट से ही फ्यूचर चलता है, फ्यूचर को देख के मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं आती है. इट्स टोटली फंडामेंटली ड्रिवन. ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि खामखा जो है आपके मार्केट को, मतलब फ्यूचर प्लेटफॉर्म को बदनाम किया जा रहा है. मतलब जो मार्केट ऊपर नीचे होता है, जो वोलेटिलिटी आती है, उसके पीछे की वजह कुछ और है. आपने कहा कि इस मंच से खारिज किया जाना चाहिए. तो आपके यहाँ पे मैं खारिज कर रहा हूँ एक शेयर के जरिए कि मेरी खेती की ज़मीन ही बंजर थी, मैं वाकिफ़ ना था, बेखौफ इल्ज़ाम देता रहा बरसात को. तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वजह कुछ और है, खामखा एक्सचेंज को बदनाम किया जा रहा है ना. ठीक है, अब कोई नहीं करेंगे बदनाम आज के इस कार्यक्रम के बाद, मैं ये उम्मीद करता हूँ. अच्छा भास्कर भाई, अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि ये कहा जाता है कि एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेडिंग का तो एक जरिया है ही, लेकिन इस एक्सचेंज का मेन मकसद था हेजिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है. उस लिहाज से जो मार्केट वोलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज का रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये जरा बताइए हमारे ऑडियंस. एक्सचेंज का हेजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर एक्सचेंज. समझो मुझे जुलाई अगस्त जीरा बेचना है या हल्दी बेचना है, तो एक्सचेंज से भी पकड़ लेता हूँ. जब भी टाइम आता तब फिजिकल लेके एक्सचेंज खारिज करता हूँ. तो मेरा लॉस बहुत बच जाता है. अच्छा. लेकिन वो समझ आज दिन तक हमारा एक्सपोर्टर में आई नहीं है. हमारा एक्सपोर्टर मेरी जनरेशन का है. अच्छा. उसके बच्चे हैं हाँ. लेटेस्ट, वो पहले वाले वही समझते तो सट्टा बाजार है. अच्छा. एक्सचेंज का नाम बोलो सट्टा बाजार. सट्टा बाजार. सट्टा में सुना है कितने आदमी बर्बाद हो गए. हाँ. रोड पे ही आए, पहले एक दफे कमा लिया 200-500 करोड़, वापस रोड पे आ गया. तो डरते ही एक्सचेंज का नाम सुनते. अकाउंट मैक्सिमम 1 और 2% आदमी को होगा जितने बिजनेस में ऐसा है. आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि ये 1 से 2% जो है वो कम से कम 20 से 25% में तब्दील हो. जितने लोग यहाँ पर आपको सुन रहे हैं वो account खुला है आपको आई विल सुनने के कन्विंस. बाद. यस यस है ना. तो डर रहता है उन लोग को. एक्सचेंज का अप डाउन इतना होता है कि भैया जीरा में चला तो सब लोग डर गए. डरने का जरूरत नहीं था, तुमको उसका बेनिफिट ही लेना था. हाँ, हेजिंग करके. हेजिंग ही करना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं. और हेजिंग नहीं कर दो, एक्चुअल डिलीवरी, अभी तक तो मैं एक्चुअल डिलीवरी लेता था ना, वो एक्सपोर्ट करता था. मेरे लिए तो वही कंफर्ट है एकदम. एक्चुअल हेजिंग करने का जरूरत है, वही माल क्लियर करके एक्सपोर्ट करता था. अच्छा, देखिए ये बात ठीक है कि भाई कमोडिटी पे एक ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, और जब तक ये लोगों के मन में, दिलो दिमाग में नहीं उतरेगा, तब तक उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं होगा. छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आपके पास मैं आऊँगा, आप सबके सवाल लेंगे. आप अपने सवाल तैयार रखें. हमारे साथ सारे बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए. छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं. ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कारोबार की, हेजिंग की कितनी संभावनाएं हैं. अजय जी, आप तो टेक्निकल चार्ट फॉलो करते हैं बहुत क्लोजली. क्या जो टेक्निकल के इंडिकेटर्स हैं उससे कुछ फ़ायदा होता है हेजर्स को कि फ्यूचर प्लानिंग करने में, या कोई अगर फिजिकल का ट्रेडर है वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, तो आपका चार्ट उनको कैसे हेल्प करता है? बिल्कुल मेजन जी, टेक्निकल भी काम करता है, बट जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो हमने गैप देखा है वो देखा है कमोडिटी की ग्लोरिफिकेशन. आज हम देखते हैं कि सबको सेंसेक्स पता है 75 हो गया, बट सोना 75 हो गया. निफ्टी सबको ध्यान है, बट आप ये देखिए पिछले 1 साल में निफ्टी ने 3-3.5% का रिटर्न दिया, जबकि हल्दी 200% बढ़ा है. तो हल्दी भी हमारी निफ्टी की तरह कर रही है. लेकिन हमने ये देखा पिछले 20 सालों में अगर कोई नया निवेश मार्केट में आता है तो उसको बताया जाता है कि हम इक्विटी के अंदर वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला है, हम उसको फॉलो करते हैं. बट कमोडिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई ग्लोरिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है. नहीं, ग्लोरिफिकेशन होगा कैसे? 10 साल पहले जो प्राइस होता है उसी प्राइस पे मार्केट घूम के फिर आ जाता है. नहीं, वही बहुत जब सारी तक ऐसी कमोडिटी है. आप देखिए चने का प्राइस आज से 10 साल पहले क्या था, है ना. चना घूम के फिर वहीं आ जाता है. आप जीरा देख लीजिए, लास्ट ईयर की बात है ना. मतलब लास्ट ईयर ये लग रहा था कि जीरा दोबारा 50,000 के लेवल पे नहीं आएगा, 40,000 के लेवल पे नहीं आएगा, 20,000 आ गया. नहीं, बिल्कुल वो तो देखिए कैसे glorification डिमांड सप्लाई भी है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन में पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है. आज कमोडिटी को हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से या कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, असेट के हिसाब से हम कभी देखे नहीं है. मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि निफ्टी क्या
जो आज से 5 साल पहले जो निफ्टी का लेवल था, 10 साल पहले जो निफ्टी का लेवल था, क्या निफ्टी उस लेवल पे आया? नहीं आया, है ना। निफ्टी का एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं, गोल्ड क्या उस लेवल पे आया? नहीं आया। लेकिन ये एग्री में ये मुमकिन है, हो सकता है कि आपको 20 साल पीछे धकेल दे। भाई निफ्टी में और कमोडिटी में थोड़ा सा एक फ़र्क ही आ जाता है डिमांड सप्लाई का। आज हम देखते हैं कि जब भाव बढ़ती है, आज हमने जीरे के केस में स्विंग देखी, तो वो थोड़ा बहुत मैच करेगा, लेकिन एज ए असेट क्लास कभी भी हमने कमोडिटी को देखा नहीं है। आज हम काफ़ी कमोडिटी, आज महंगाई क्यों बढ़ती है? कमोडिटी के भाव बढ़ रहे। हाँ, जैसे अभी आपने टेक्निकल की बात की, देखिए टेक्निकल आपको एक लेवल बताता है। आज फंडामेंटल जब हम जानते हैं कि क्रॉप की कमी है, बरसातें नहीं है, भाव में तेज़ी आएगी, बट ये तेज़ी कहाँ तक आएगी? तो बिल्कुल टेक्निकल में काफ़ी ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, चार्ट्स पे हम देख सकते हैं और आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल कहां तक जाएगा। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा शार्प फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइसेस में ऊपर नीचे हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या होना चाहिए, टूल्स क्या होना चाहिए? सर देखो, मार्केट में सबसे पहले जैसे कीर्ति भाई ने भी कहा कि भाई पार्टिसिपेशन चाहिए, तो पार्टिसिपेशन इज़ वन वे। और पार्टिसिपेशन कैसे आता है? तो पार्टिसिपेशन सबसे पहले ये हो कि मास पार्टिसिपेशन हो, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, कि भाई इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन ट्रेडिंग 100 MT, वी शुड हैव 10 पीपल ट्रेडिंग 10 MT, क्योंकि फिर उससे उनका एपिटाइट बढ़ सकता है। और इसमें कैसा है कि ये एक थोड़ा चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। जैसे भी आपने कहा कि हम 5 जन मिलके 10-10% कर ले तो उससे 50% का क्रॉप कवर हो जाएगा। नहीं पर सर, उससे तो सर मैं तो 10% थोड़ी है, मतलब मैं तो सर अगर क्रॉप साइज का अगर हल्दी का एग्जांपल ले तो हल्दी की क्रॉप इस साल 5 लाख MT की है, और NCDX और सेबी ने जो खास NCDX नहीं, चलो सेबी ने ही जो पोजीशन लिमिट्स निर्धारित की है वो सर नियर मत में 2400 टन है और ओवरऑल 9600 MT है। तो वो तो सर टोटल क्रॉप साइज का 4% भी नहीं हुआ, 2% हुआ खाली 9600 MT। तो इसीलिए द मेन थिंग इज कि आप नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग, कि भाई वही कि भाई हर लोग कम से कम जो इससे जुड़ा हुआ है वो 1 लॉट 2 लॉट करे। इनफैक्ट इसमें यही है कि भाई पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है या पब्लिक करना नहीं चाहता। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी पिछले साल NCDX के लिए ही एक प्रोग्राम के लिए हम लोग ऊंझा गए थे। तो ऊंझा के पास एक 10 किलोमीटर दूर उनावा करके एरिया है। उनावा में अगर आप अपने कार की खिड़की भी नीचे करोगे ना तो आपको जीरा की महक आने लगेगी। वो तो आप ऊंझा जैसे क्रॉस करेंगे तब भी यस। और तो वहाँ जब मैं और बाकी NCDX वाले लोग बैठ के बात कर रहे थे तो होटल में जो सर्विंग स्टाफ था वो समझ गया कि भाई ये लोग किसी ना किसी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो उसने तुरंत आके हमको पूछा कि भाई बैंक निफ्टी क्या लगती है, निफ्टी क्या लगता है। और तब मेरे साथ नीरव थे, तो मैंने नीरव को यही कहा कि ये है ना हम सबकी सबसे बड़ी हार है कि भाई ये 10 दिन दूर बैठा है। बैंक निफ्टी बहुत तो चलो पिछले 1 महीने में 30,000 या पिछले 1 साल में 30,000 से 40,000 हुई होगी, जबकि जो जीरा है वो 16,000 से 40,000 हो गया। और इसको अभी भी बैंक निफ्टी ही पूछनी है, वेयर ही सिटिंग राइट एट द हाउस। अब आपके लिए फ्लोर ओपन है, आप लोग सवाल पूछिए, जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हों। हमारे साथ बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है, आपके उन तमाम सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। There are 2 requests. I don't know, of course regulators control this, but जो M2M जो दिन का settle करना है, now we are supposed to settle that before the day ends. Now being exporter, अगर हम लोग travel कर रहे हैं, because I personally take care of all the finance, तो अगर हम लोग travel कर रहे हैं तो ये हमको chance नहीं मिल रहा है कि at least 1 दिन का chance होना चाहिए that we can settle the M2M next day. और secondly, हम लोग जब भी डिलीवरी ले रहे हैं तो हाउ कैन वी बी अश्योर्ड कि समझो मार्च में नया क्रॉप आ रहा है तो हमको मार्च में ही हमको नए क्रॉप का, या एटलीस्ट अप्रैल में हमको समझो जीरा नया क्रॉप चाहिए, तो वी आर गारंटीड कि हमको नए क्रॉप का डिलीवरी मिलेगा। उपाध्याय जी, मेरे ख्याल से आपके लिए सवाल है। हाँ, सो द पहला क्वेश्चन सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस ब्रोकर के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली इस इकोसिस्टम में जब आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ा गारंटी जो होता है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे काम करने से कि आपका जो ट्रेड का सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, सेटलमेंट की गारंटी हमेशा एक्सचेंज पे होती है। इसीलिए आप देखोगे कि फ्यूचर पे काम करना और फॉरवर्ड में काम करने में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। सो आप अगर एक्सपोर्टर हो, अगर आप माल बेच रहे हो और आपको M2M की प्रॉब्लम है, आप अपने ब्रोकर के पास सफिशिएंट मार्जिन डिप्लॉय करके रख सकते हो ताकि आपको ये डे टू डे या आर्ली आपको चैलेंज ना हो। दूसरा चीज़ है, जैसे कि आपने डिलीवरी का बोला सर, डिलीवरी में आप काफ़ी समय से काम कर रहे हो और जब भी आप डिलीवरी लेते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि डिलीवरी लेने से पहले मैं एक रीमैट सैम्पलिंग रिक्वेस्ट दे सकता हूं एक्सचेंज को, और उसके थ्रू अगर आपको कुछ इशू आ रहा है आपके डिलीवरी में तो एक्सचेंज और उसकी जो इकोसिस्टम है ग्रुप कंपनीज, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ।
माई क्वेश्चन इज डैट कि हम टेक्निकल करते हैं इक्विटी में, सो कमोडिटी में ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, काफ़ी अच्छा सवाल है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी और टेक्निकल काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए हम टेक्निकल की बात करते हैं तो जैसे इक्विटी में टेक्निकल चार्ट्स काम करते हैं, हम RSI देखते हैं, मैकडी देखते हैं, ये काफ़ी इंडिकेटर्स देखते हैं। सिमिलरली कमोडिटी पे भी होता है। हाँ, नो डाउट जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अब तक हम थोड़े से डेप्रीवेट थे, वो अब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे पार्टिसिपेशन की वजह से। तो बिल्कुल जो आप टेक्निकल चार्ट्स इक्विटी के लिए देखते हैं या करेंसी के लिए देखते हैं, सिमिलरली आप कमोडिटी में देखकर आप डे ट्रेड भी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू भी ले सकते हैं। सेकेंडली कैरियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हम यहाँ पे पैनल पे आप देख रहे हैं, चाहे एक्सपोर्टर है वहाँ पे भी आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, रिसर्च के अंदर आप कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट में कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी कमोडिटी मार्केट में है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और बहुत डिटेल में मसालों के ऊपर बातचीत हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद आप सब जब मसालों के ट्रेड में आएंगे तो आपके दिमाग में ये बात होगी कि ये ट्रेड आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हेजिंग क्यों ज़रूरी है, मार्केट में भारी उतार चढ़ाव से आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार हैं। इन तमाम मुद्दों पर बहुत डिटेल में बात हुई है और उम्मीद करते हैं कि इससे इस ट्रेड का भला होगा, आपका भला होगा, आपका ट्रेड बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, स्ट्रांग होगा, एक्सचेंज मजबूत होगा, हमारा फिजिकल का मार्केट मजबूत होगा और फिजिकल का मार्केट मजबूत होगा तो जो हमारे फार्मर हैं, जो किसान हैं मसालों के, वो भी समृद्ध होंगे, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।